तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से है। मॉनेटरी पॉलिसी को कहीं गाहे बगाहे आपने इकोनॉमिक्स में इसे रिलेटिव सब्जेक्ट्स में पढ़ा होगा, क्योंकि ये सेंट्रल बैंक पाकिस्तान की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, और अगर हम ग्लोबली बात करें तो कोई मॉनेटरी अथॉरिटी जिसमें ज़्यादातर सेंट्रल बैंक्स मौजूद होते हैं। सो वो सेंट्रल बैंक्स मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, इसका पर्पस क्या होता है, या मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स क्या होते हैं, यही चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे। अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पे जाएं तो आप इसको पढ़ सकते हैं, मैं आपके लिए रीड कर रहा हूँ। मॉनेटरी पॉलिसी कंसिस्ट्स ऑफ द प्रोसेस ड्राफ्टिंग, announcing and implementing the plan of actions taken by the central bank, currency board, or other competent monetary authority of a country that controls the quantity of money in an economy and the channels by which new money is supplied. इसके अलावा स्टेट बैंक की वेबसाइट से ली है कि मॉनेटरी पॉलिसी involves central bank's use of instruments to influence interest rates and or money supply in the economy with objective to keep overall prices and financial markets stable. So basically monetary policy क्या है और क्यों ज़रूरी है। एक कॉन्सेप्ट है इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन हम इसको बड़े आसान लफ्ज़ों में महंगाई कह सकते हैं, लेकिन कुछ एक बास्केट जिसमें हम बेसिक कमोडिटीज़ या एक चंक ऑफ कमोडिटीज़ को इनहैबिट करते हैं, उसमें इन्वॉल्व करते हैं, उसकी एक सर्टन टाइम पीरियड से लेके एक फ्यूचर सर्टन टाइम पीरियड तक जो डिफरेंस है उसकी प्राइसेस में, उसको कैलकुलेट करते हैं और अंदाज़ा लगाते हैं कि एक प्राइस, कमोडिटी की प्राइस एक बेस लेवल से कितना चेंज हो गई है, आया कि वो ज़्यादा हो गई है या कम हो गई है। अगर वो ज़्यादा हो जाती है तो हम उसको इन्फ्लेशन कहते हैं, और अगर वो कम हो जाती है, लेट्स से कि एक बास्केट ऑफ प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस 2008 में, 2008 को हम फॉर एग्जांपल बेस ईयर लेते हैं, वो 2 लाख रुपए थी, और 2008 के बाद 2015 में उस बास्केट की प्राइस में इजाफा हो गया है, वो अब 2 लाख की बजाय 5 लाख की हो गई है। सो ये जो डिफरेंस है परसेंटेज में, प्रोडक्ट के परसेंटेज में, उसको हम कहते हैं दैट वी आर फेसिंग इन्फ्लेशन। सो बेस ईयर से लेके जो एक फ्यूचर डेट है, उसका जो डिफरेंस है, उसमें या तो वो चीज़ महंगी होती है या वो चीज़ सस्ती होती है, वो स्टेबल रहती है। सो इफ़ इट इज़ एन इंक्रीज दिस इज इन्फ्लेशन, इफ इट इज़ अ डिक्रीज दैट इज डिफ्लेशन। सो इन्फ्लेशन को हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, इट्स अ लॉन्ग टर्म राइज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज caused by the devaluation of currency. So devaluation means उसकी वर्थ कम हो गई है, उसकी, हम अक्सर आपने स्लैंग लैंग्वेज में कहा होगा कि आज 1 लाख रुपए है, कल का 1 लाख रुपया इतना नहीं है, या आज 1 लाख की जो वर्थ है वो आने वाले साल में वर्थ उतनी नहीं रखेगा। आज जितनी मैं 1 लाख में चीज़ें खरीद सकता हूँ, 1 लाख में अगले साल में इतनी चीज़ें नहीं खरीद सकता, बिकॉज उसकी जो वैल्यू है करेंसी की वो डिवैल्यू हो रही है, कम हो रही है, कदर कम हो रही है। कहने में तो वो 1000 और 1000 बराबर हैं, लेकिन 1000 में जो चीज़ें आ जा सकती हैं, शायद आने वाले 1 साल के बाद 1000 में इतनी चीज़ें नहीं आ सकती, जिसका मतलब है कि करेंसी ने अपनी वैल्यू, अपनी कदर खो दी। डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी इसी को कहते हैं। So inflation is a quantitative measure of the rate at which the average price level of a basket of selected goods and services in an economy increased over some period of time. यहाँ पे एक बात काबिल गौर है कि इसमें लिखा हुआ है बास्केट ऑफ सेलेक्टेड गुड्स एंड सर्विसेज। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर मैं कहूँ कि आज एक BMW 7 सीरीज 30 मिलियन की है, एंड बाय द टाइम साल के बाद वो 50 मिलियन की हो जाती है, तो इज इट एन इन्फ्लेशन? प्रोबेबली नॉट, बिकॉज जो लग्जरी गुड्स हैं या बहुत सारी ऐसी कमोडिटी जो एक्स्ट्रा इन्फीरियर गुड्स हैं, या जो ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि एक्स्ट्रा सुपीरियर प्रोडक्ट्स हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ऑलरेडी महंगी हैं, उनको हम इस बास्केट में नहीं लेते। हम इसमें मोस्टली बेसिक नेसेसिटीज़ या वो नेसेसिटीज़ या वो गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं जो डेली लाइफ को रिफ्लेक्ट कर रही होती। सो BMW की प्राइस का मल्टीपल टाइम इंक्रीज कर जाना, प्रोबेबली वी विल नॉट काउंट दिस इज एज इन्फ्लेशन। अलबत्ता राइस है, जैसे वीट है, जैसे इस किस्म की बेसिक कमोडिटीज़ हैं, अगर इनका जनरल प्राइस लेवल कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है तो मुल्क में इन्फ्लेशन हो रही है। 2 किस्म की इन्फ्लेशंस हैं, हम बेसिक डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड द सेकंड वन इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन है जी, दैट इज अ रिजल्ट
of an excess of aggregate demand relative to aggregate supply. It's a common scenario, इकोनॉमिक्स का बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है डिमांड एंड सप्लाई का, कि अगर मार्केट में डिमांड इंक्रीज हो जाती है और उसके अगेंस्ट मार्केट में सप्लाई उसी परसेंटेज से इंक्रीज नहीं होती, इंक्रीज होती है लेकिन उस परसेंटेज पे इंक्रीज नहीं होती जितने में डिमांड हुई, या कम हो गई या कांस्टेंट रही, तो रिजल्ट क्या होगा, उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाएगी. सिंपल सी एग्जांपल से आपको बताना चाहूँगा. मार्केट में एक पेन की प्राइस 5 रुपए है और उसकी सप्लाई एक सर्टन लेट्स से 50,000 सप्लाई मौजूद है. अब मार्केट में 50,000 डिमांड थी, 50,000 सप्लाई थी, इक्विलिब्रियम मीट कर गया और उसकी प्राइस 5 फिक्स हो गई. स्लोली एंड ग्रेजुअली मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है. लेट्स से कि मार्केट के अंदर पेन की जो डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड, वो 1 लाख हो गई और सप्लाई 50,000 से बढ़ के सिर्फ 70,000 हो गई. सो ड्यू टू एन इंक्रीज इन एवरेज एग्रीगेट डिमांड, जबकि उसके अगेंस्ट इतनी सप्लाई नहीं बढ़ी, तो रिजल्ट ये होगा कि पेन की प्राइस इंक्रीज कर जाएगी, प्रोबेबली फ्रॉम 5 to 6 or 7 और एज द सिचुएशन में बी. सो ऐसी इन्फ्लेशन को जो कि डिमांड इंक्रीज करने की वजह से हो जाती है, इसको हम कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन. सेकेंड वन इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. ऐसी इन्फ्लेशन या ऐसी महंगाई या ऐसी प्रोडक्ट में इंक्रीज जो कि डिमांड की वजह से नहीं बल्कि उसके बनाने का जो प्रोसेस है, उसमें जो रॉ मटेरियल यूज होता है, उसमें जो लेबर लगती है, या जिसको हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप. लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप. सो अगर इनमें से किसी की या सब की प्राइस में इंक्रीज हो जाती है, सो नेचुरली कॉस्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट विल ऑल्सो राइज. सो जब कॉस्ट बढ़ जाएगी तो सेलर उसकी सेलिंग प्राइस को भी इंक्रीज कर देगा, तो भी रिजल्ट यही होगा कि वो प्रोडक्ट महंगी हो जाएगी, और ऐसी इन्फ्लेशन को हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं. फिर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या इन्फ्लेशन होनी चाहिए, क्या इन्फ्लेशन अच्छी चीज़ है, क्या इन्फ्लेशन बुरी चीज़ है. अगर हम एक कॉमन लेमैन के हवाले से बात करें तो इन्फ्लेशन, इफ़ अ प्रोडक्ट इज़ गेटिंग एक्सपेंसिव, ऑब्वियसली इट्स नॉट गुड. लेकिन इकोनॉमी में क्या इन्फ्लेशन इम्पॉर्टेंट है? सो पहला एक मैंने इक्वेशन लिखी हुई है, दैट प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट. या अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूं तो सेलिंग प्राइस क्या होती है? मार्केट में दुकानदार कितने पे चीज़ बेचता है, दैट इज कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. के जितने की वो चीज़ बनी है उसमें वो अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करता है और जो चीज़ जितनी प्राइस आती है उस पर वो बेचता है. तो उसी से मैंने अमेंड करके प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट यहाँ पे लिखा हुआ. अब आप एज्यूम करें कि एक चीज़ की सेलिंग प्राइस 100 रुपये है और उसकी कॉस्ट 50 रुपये है, तो इसका मतलब है प्रॉफिट 50 रुपये हो गया. मार्केट में इन्फ्लेशन हो जाती है, उसकी प्राइस 100 रुपये से बढ़ के 120 रुपये हो जाती है, बट वी आर एज्यूमिंग दैट द कॉस्ट रिमेन्स द सेम. या कॉस्ट बढ़ी है लेकिन उस परसेंटेज से नहीं बढ़ी जिस परसेंटेज से सेलिंग प्राइस बढ़ी है. तो रिजल्ट क्या होगा? दैट प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस, मैंने आपको एग्जांपल दी 120, कॉस्ट रिमेन्स द सेम दैट इज 50, सो प्रॉफिट विल बी 70 रुपीज. सो सेलर का या मैन्युफैक्चरर का वो प्रॉफिट जो पहले 50 रुपये था, इन्फ्लेशन की वजह से कॉस्ट नहीं बढ़ी, सेलिंग प्राइस बढ़ गई, सो इन्फ्लेशन की वजह से उसका प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ गया जो कि अब 70 रुपये हो गया. so, अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, दिस इज एन एनकरेजमेंट टू द सेलर्स और द प्रोड्यूसर्स और द मैन्युफैक्चरर्स कि वो ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन अचीव कर रहे हैं इन्फ्लेशन में. सो जब किसी चीज़ की प्राइस इंक्रीज होती है, कॉस्ट सेम रहती है, तो सेलर का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है. और अगर वो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है तो इसके 2 इम्पैक्ट आता है. एक इम्पैक्ट कि सेलर मज़ीद प्रोडक्शन करेगा, मैन्युफैक्चरिंग करेगा, सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, बिकॉज ही इज़ गेटिंग बेटर और इंक्रीज प्रॉफिट इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस टाइम.
तो वो अपने ज़्यादा प्रॉफिट हासिल करने के लिए ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करेगा, ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सके, नंबर वन। नंबर टू, कि जब उसका प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो उसकी कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन भी इंक्रीज कर जाएगी। लेट्स से अगर एक सेलर के पास 1 लाख रुपया है और वो पहले 20,000 रुपये कमाता था, अर्न करता था, तो एक सर्टन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी थी उसकी, क्योंकि उसने रॉ मटेरियल भी खरीदना है, उसने लेबर को भी पेमेंट करनी है, उसने लैंड के रेंट अगेंस्ट रेंट भी देना। तो उस हवाले से जब वो प्रॉफिट 20,000 से बढ़ के 40,000 रुपया हो गया, नाउ ही हैज़ अ बेटर कैपेसिटी, इंक्रीज्ड कैपेसिटी, कि वो प्रोडक्शन ज़्यादा करे, और वो ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा तो ऑब्वियसली उससे भी ज़्यादा प्रॉफिट होगा। सो ज़्यादा प्रॉफिट की लालच में वो प्रोडक्शन ज़्यादा करता है, जो कि लीड करेगा टुवर्ड्स द थर्ड पॉइंट, इंक्रीज्ड प्रॉफिट विल लीड टू मोर मैन्युफैक्चरिंग इन सीक ऑफ प्रॉफिट, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया। उसके बाद है जी, जब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इम्प्रूव करेगी या मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी रॉ मटेरियल की और लेबर की। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि एक मैन्युफैक्चरर शू बनाता है, जूते बनाता है। जब वो ज़्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश करेगा, बनाने की कोशिश करेगा तो ऑब्वियसली उसको फिर उसका रॉ मटेरियल, जो कि लेदर हो सकता है, जो कि रबर हो सकता है, सोल हो सकता है, सो उसकी भी इंक्रीज्ड नीड होगी। उसके अलावा जब उसको रॉ मटेरियल खरीद लेगा तो उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए लेबर भी चाहिए होगी। तो दैट मीन्स कि ना सिर्फ वो अपनी प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहा है, बल्कि अपने से रिलेटेड तमाम इंडस्ट्री, जैसा कि लेदर है, जैसा कि रबर है, ये तमाम चीज़ों की डिमांड भी इंक्रीज़ होगी। तो जब उसकी डिमांड इंक्रीज़ होगी तो ऑब्वियसली एक सब इंडस्ट्री को भी अपनी ज़्यादा लेबर रखनी पड़ेगी, या उनका जो रॉ मटेरियल है उसके लिए ज़्यादा परचेजिंग करनी पड़ेगी। सो एक्चुअली एक साइकिल इफेक्ट आ रहा है कि एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री बेहतर हो रही है। जब मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, रॉ मटेरियल बढ़ेगा, लेबर ज़्यादा चाहिए होगी, इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के लिए, कन्वर्जन के लिए, प्रोडक्ट की फिनिश प्रोडक्ट तक लेके जाने के लिए उसके लेबर चाहिए, सो वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, ऐसे लोग जिनके पास पहले कोई पैसा नहीं था, अब उनके पास जब पैसा आएगा तो वो अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर करने की कोशिश करेंगे। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जब बेहतर करेंगे तो मार्केट में एक नई डिमांड, जो कि पहले मौजूद नहीं थी, अब वो नई डिमांड जनरेट होना शुरू हो जाएगी। एक ऐसा बंदा जिसके पास पैसा नहीं था, वो मार्केट से चीज़ें नहीं खरीदता था, अब उसको एम्प्लॉयमेंट मिल गई, उसको पैसे मिले और उसने मार्केट से जाके कुछ नई चीज़ें खरीदने की कोशिश की, तो एक मार्केट में एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई। जब वो डिमांड बढ़ गई तो अगेन इट विल बी अ साइकिल दैट द होल इंडस्ट्री विल रिवाइव और द होल इंडस्ट्री विल नाउ फ्लरिश। सो इन्फ्लेशन, अ माइल्ड इन्फ्लेशन इज गुड फॉर द इकोनॉमी। सो फार ये हम डिस्कस कर चुके हैं। कहते हैं, क्या इन्फ्लेशन हमेशा ही अच्छी होती है, या इसमें कोई ऐसी चीजें भी हैं जो इन्फ्लेशन नेगेटिविटी की तरफ ले जाती है। सो व्हेन इन्फ्लेशन इज टू हाई, दैट इज ऑफ कोर्स नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी एंड फॉर द इंडिविजुअल्स। कि अगर एक प्रोडक्ट 100 रुपए से बढ़ के 110 रुपए की हो गई है, तो बहुत सारे लोग उसको खरीद रहे हैं, बिकॉज मार्केट में डिमांड तो मौजूद है। जब वो उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो एक पूरा प्रोसेस चलता है, जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में एक्सप्लेन किया। लेकिन एक नेक्स्ट सिनेरियो ये है कि जो इंक्रीज हुई प्राइस, लेट्स टेक एन एग्जांपल, कि वो हुई कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की वजह से, जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज करने की वजह से, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के चार्जेस, कॉस्ट इंप्रूव करने की वजह से, ज़्यादा होने की वजह से चीज़ महंगी हो गई। सो ऐसी सिचुएशन में साइकिल बिल्कुल उल्टा हो जाएगा कि एक कमोडिटी की प्राइस 100 रुपए है। नाउ रिमेंबर दैट इक्वेशन, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट। अगर सेलिंग प्राइस 100 रुपए थी, कॉस्ट 50 रुपए थी, तो प्रॉफिट 50 रुपए। और अगर सेलिंग प्राइस इंक्रीज कर गई 110 रुपए पे, लेकिन वो इंक्रीज इसलिए कर गई क्योंकि कमोडिटी की प्राइस, कॉस्ट इंक्रीज कर गई। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, द सेम एग्जांपल, कि सेलिंग प्राइस इज 110 एंड कॉस्ट बढ़ गई है 50 रुपए से 70 रुपए, तो प्रॉफिट डिस्पाइट ऑफ इंक्रीज इन प्राइस, द प्रॉफिट मार्जिन विल बी डिक्रीज्ड। जो पहले 50 था अब 40 हो जाएगा।
सो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा दैट डिस्पाइट एन इंक्रीज ऑफ प्राइस द सेलर इज गेटिंग लेसर रिवॉर्ड, और उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो जाएगा। फिर ये दो चीज़ें इम्पैक्ट डालेंगी। एक, सेलर को कोई इनकरेजमेंट नहीं है ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए, प्रॉफिट तो मिल रहा है लेकिन जो प्रॉफिट पहले मिलता था उससे परसेंटेज कम है, सो एक डिस्करेजमेंट आती है, नंबर 1। नंबर 2, उसकी बाइंग पावर कम हो गई। जैसे पहले बताया था इंक्रीज कर गई, प्राइस बढ़ती थी, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता था, लेकिन यहाँ क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया तो इस सिनेरियो में उसकी बाइंग पावर कम हो जाएगी, वो कम प्रोडक्शन कर सकेगा, और कम प्रोडक्शन करने का नतीजा बहुत सारी अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत सारी रिलेटेड इंडस्ट्रीज की अनएम्प्लॉयमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम होना शुरू हो जाएगा, मार्केट में डिमांड कम होना शुरू हो जाएगी, एंड द रिजल्ट विल बी इकोनॉमी जो है वो बहुत नीचे चली जाएगी। सो इन्फ्लेशन हमेशा से अच्छी नहीं है। इन्फ्लेशन तब अच्छी है अगर वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बट अगर वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है देन देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स। सो इन्फ्लेशन विल ऑलवेज रिड्यूस द वैल्यू ऑफ मनी अनलेस इंटरेस्ट रेट्स आर हायर देन इन्फ्लेशन। सो इन्फ्लेशन ऑब्वियसली जब कदर कम हो रही है पैसे की तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। आज आप 1,000 रुपये में 10 चीज़ें खरीदते हैं, कल अगर 1,000 रुपये में 9 चीज़ें खरीदेंगे दैट मीन्स कि जो वैल्यू ऑफ मनी है वो कम हो गई है, रिड्यूस हो गई है। जी, तो अब आते हैं टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी पे कि वो कौन से तरीक़ाकार हैं जिसकी वजह से हम मॉनेटरी पॉलिसी या मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं। दो तरह के मेजर टूल्स हैं जिसको हम डिवाइड करते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स में और क्वालिटेटिव टूल्स में। क्वांटिटेटिव टूल्स हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस, बैंक रेट, एसएलआर और सीआरआर, स्पेशल डिपॉजिट्स, एंड सिमिलरली क्वालिटेटिव टूल्स क्रेडिट सीलिंग, राशनिंग, परसुएशन, एडवर्टीजमेंट and direct action. Now we will study it one by one and in detail. तो सबसे पहले जी हम बात करते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस की। ओपन मार्केट ऑपरेशंस एक्चुअली इज द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। सेंट्रल बैंक या जो भी मॉनेटरी अथॉरिटी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एज पर द गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस होती है मुल्क में, वो सिक्योरिटीज़ को ख़रीदती है या बेचती है सो दैट मार्केट के अंदर क्रेडिट मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जा सके, और वो मनी सप्लाई कंट्रोल का जो एंड रिजल्ट है दैट इज़ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। सो दो किस्म की मॉनेटरी पॉलिसी डिस्कस की जाती हैं जी। द वन इज़ एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी एंड द कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। नाउ टेक एन एग्जांपल के मार्केट के अंदर डिफ्लेशन है, जिसका मतलब है कि मार्केट में पैसा कम है, मनी सप्लाई कम है, और गवर्नमेंट उसको इंक्रीज करना चाहती है, टुवर्ड्स द इन्फ्लेशन लेके जाना चाहती है। तो ऐसे सिनेरियो में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बाय करेगी। एग्जांपल लेते हैं प्राइस बॉन्ड की। गवर्नमेंट चाहती है कि मार्केट के अंदर पैसा आए ताकि इन्फ्लेशन हो, तो गवर्नमेंट प्राइस बॉन्ड को खरीद लेगी। जैसा कि एक 40,000 रुपये का प्राइस बॉन्ड है, गवर्नमेंट जब उसको खरीदती है, बाय बैक करती है, या बैंक उसको बाय बैक करते हैं, या सेंट्रल बैंक एक अप्रोच अपना रही है जिसकी वजह से वो लोगों से प्राइस बॉन्ड वापस ले लिया जाए और उसके अगेंस्ट पैसा मार्केट में आ जाएगा। सो इसका मतलब है कि मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। सो इसके अलावा ट्रेजरी बिल्स है, पीआईबीज हैं। सो देयर आर डिफरेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जब वो गवर्नमेंट खरीदना शुरू करती है तो इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर पैसा या मनी सप्लाई इंक्रीज होना शुरू हो गई है। सो ऐसी पॉलिसी को हम एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, जिसमें सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मार्केट के अंदर पैसे को ज्यादा करना चाह रही है, मनी सप्लाई को ज्यादा करना चाह रही है। ऐसी पॉलिसी को हम एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। और इसके अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी ये है कि जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करती है। अगेन मैं सेम एग्जांपल की बात करूंगा कि अगर एक प्राइस बॉन्ड खरीद लिया जाए, गवर्नमेंट खरीद लेती है, या ट्रेजरी बिल या पीआईबीज खरीद लेती है, तो इसका मतलब है जब खरीदती है तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी हमने डिस्कस किया, और जब वो बेचती है
तो हम कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी की बात करेंगे। एक प्राइस बॉन्ड है, गवर्नमेंट ने प्राइस बॉन्ड को बेच दिया, टी बिल को बेच दिया, पीआईबी को बेच दिया। सो ऐसे सिनेरियो में जस्ट एक पीस ऑफ पेपर लोगों के पास आ जाता है और उसके बदले में जो पैसा है वो मार्केट से निकल जाता है और गवर्नमेंट के पास चला जाता है। सो ऐसी पॉलिसी को जिसमें पैसा या मनी सप्लाई कम हो रही है, इसको हम कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। नाउ इट्स दी अब सिक्योरिटी लाइक टी बिल और पीआईबी प्राइस बॉन्ड, ये सब जो हैं ये जस्ट दीज आर जस्ट पीस ऑफ पेपर्स बैक्ड बाय द गवर्नमेंट गारंटी, लेकिन ये मार्केट में ट्रेड नहीं होते। जब हम चीजें खरीदने जाते हैं तो हम प्राइस बॉन्ड को ट्रेड नहीं करते बल्कि पैसे को ट्रेड करते हैं। तो जब गवर्नमेंट उस सिक्योरिटी को बेचती है तो वो सिक्योरिटी लोगों के पास पीस ऑफ पेपर के तौर पे, सेविंग के तौर पे आ जाती है, लेकिन मनी सप्लाई जो है वो कम हो जाती है क्योंकि पैसा निकल के गवर्नमेंट के पास चला जाता है। तो ऐसी पॉलिसी को हम कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। और ओपन मार्केट ऑपरेशन इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ दी सिक्योरिटीज डिपेंडिंग अपॉन व्हाट द गवर्नमेंट वांट्स टू डू। आइदर इट वांट्स टू गो फॉर इन्फ्लेशन, अगर वो इन्फ्लेशन के लिए जाएगी तो फिर वो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ जाएंगे, और अगर वो डिफ्लेशन की तरफ जाना चाह रहे हैं तो फिर वो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ जाएंगे। सेकेंड टूल इज बैंक रेट। बैंक रेट में को हम डिस्काउंट रेट भी कहते हैं। मैंने यहाँ पे दो चीज़ें लिखी हैं, डिस्काउंट रेट और इंटरेस्ट रेट। इन दोनों का डिफरेंस मैं आपको बताना चाहूँगा। डिस्काउंट रेट इज अ रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे पाकिस्तान की एग्जांपल लें तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कमर्शियल बैंक को जिस रेट पे लेंडिंग करता है उसको डिस्काउंट रेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल कमर्शियल बैंक स्टेट बैंक से लोन लेता है 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, सो इसको हम कहेंगे डिस्काउंट रेट। और ऐसा रेट जिस पे कमर्शियल बैंक एक कंज्यूमर को लेंड करता है उसको हम कहते हैं इंटरेस्ट रेट। सो द डिफरेंस बिटवीन द टू इज इफ कमर्शियल बैंक इज टेकिंग लोन फ्रॉम द सेंट्रल बैंक और सेंट्रल बैंक जितनी परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है उसको हम डिस्काउंट रेट कहते हैं, और वो रेट जो कमर्शियल बैंक एक कंज्यूमर से चार्ज करता है उसको हम कहते हैं इंटरेस्ट रेट। सो बैंक रेट मॉनेटरी पॉलिसी को दो हवाले से, दो तरीके से इफेक्ट करता है। फर्स्ट डिस्कस करते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल के डिस्काउंट रेट बढ़ा दिया जाता है। सेंट्रल बैंक पाकिस्तान की एग्जांपल लें तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डिस्काउंट रेट को बढ़ा देता है, 10% से बढ़ा के 12% कर दिया। तो इसका इम्पैक्ट क्या आएगा कि कमर्शियल बैंक को अब लोन महंगा पड़ रहा है। जो पहले 10% पे पड़ता था अब वो 12% पे पड़ रहा है। तो क्या कमर्शियल बैंक 12% से कम पे लेंडिंग कर सकता है? नो। अगर वो 12% से कम पे लेंडिंग करेगा तो इसका मतलब है कि कॉस्ट ऑफ फंड बैंक की ज्यादा है, जबकि उसके अगेंस्ट जो इनकम आ रही है वो कम है, तो बैंक तो प्रॉफिट की बजाय लॉस में चला जाएगा। सो बैंक विल ऑलवेज ट्राई कि डिस्काउंट रेट से जो बाइंग की है, जो सेंट्रल बैंक से बाइंग की है कमर्शियल बैंक ने, उस परसेंटेज या उस रेट से ज्यादा लेंडिंग रेट पे लेंडिंग करे, यानी कि इंटरेस्ट रेट डिस्काउंट रेट से ज्यादा रहे। सो जब वो ज्यादा होगा तो जैसे कमर्शियल बैंक को लोन महंगा पड़ रहा है इसी तरीके से बाकी एक नॉर्मल कंज्यूमर को भी वो लोन महंगा पड़ेगा। तो जब वो लोन महंगा पड़ेगा बहुत से कंज्यूमर्स की बाइंग पावर से वो निकल जाएगा और बहुत से लोग इंटेंशनली विलिंग नहीं होंगे एक महंगा लोन लेने के लिए, तो नतीजा मनी सप्लाई कम हो जाएगी। जब लोग लोन नहीं लेंगे, लोगों के पास पैसा कम आएगा लोन ना लेने की वजह से, तो मार्केट में मनी सप्लाई कम होना शुरू हो जाएगी। इसको हम कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेट करते हैं। एक इम्पैक्ट तो ये है कि डिस्काउंट रेट बढ़ने की वजह से लोन महंगे हो जाते हैं और लोन ना लेने की वजह से मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाती है। दूसरा इम्पैक्ट ये भी आता है कि कमर्शियल बैंक को लेंडिंग करने के लिए पैसा चाहिए और वो पैसा लेने के बहुत से सोर्सेज हैं, जिसमें से एक सेंट्रल बैंक है और दूसरा जो मेजर सोर्स है वो है जनरल पब्लिक। वो पैसा जो एक नॉर्मल बंदा जो डिपॉजिट करवाता है बैंक में, जिसको डिपॉजिट होल्डर कहा जाता है, वो जब बैंक में पैसा जमा कराता है, अगर वो सेविंग अकाउंट में करा रहा है तो उसके अगेंस्ट एक सर्टेन परसेंटेज मिल रही होती है उसको एज इंटरेस्ट। अब अगर डिस्काउंट रेट ज्यादा हो गया है तो एक कमर्शियल बैंक ये कोशिश करेगा कि वो सेंट्रल बैंक से लोन ना ले बल्कि वो एक आम जनरल पब्लिक से लोन ले ले,
और जनरल पब्लिक को थोड़ा सा ज़्यादा लालच दे के परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा के पैसा उससे गैदर करने की कोशिश करें। इसको मैं आसान लफ्ज़ों में एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ कि अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट 6% था, जिसका मतलब था कि 1 लाख अगर कोई बंदा, कोई इंडिविजुअल, कोई पर्सन डिपॉजिट करवाता है बैंक में, तो 1 साल बाद उसको 6,000 रुपये इंटरेस्ट के तौर पे मिलता है। अब अगर डिस्काउंट रेट 10% से 12% हो गया है और कमर्शियल बैंक ये चाह रहा है कि सेंट्रल बैंक की बजाय वो जनरल पब्लिक से लोन ले, तो अब वो 6% को बढ़ा के लेट से 8% कर देता है कि अब अगर कोई इंडिविजुअल बैंक में पैसा जमा करवाएगा तो हम उसको 1 लाख के ऊपर 6,000 की बजाय 1 लाख के ऊपर 8,000 रुपये देंगे। सो ऐसे सिनेरियो में, जिसको हम कह रहे हैं इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, तो ऐसे सिनेरियो में एक जो नॉर्मल कंज्यूमर या जनरल पब्लिक है वो ज़्यादा से ज़्यादा बैंक में पैसा जमा करवाना शुरू कर देगी। बहुत सारे लोग जो ये सोच रहे थे कि 6% तो कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, इतना तो हम किसी जगह इन्वेस्ट करके कर सकते हैं, जब उनको 8% ऑफर किया जाएगा तो वो बहुत सारे बिजनेसेस को छोड़ के, बिकॉज इट्स अ सेफ इन्वेस्टमेंट, वो बैंक में रखवा देंगे और वो 8% एंजॉय करेंगे। सो इससे एक सेकंड इम्पैक्ट ये आ रहा है कि वो पैसा जो लोगों के पास मौजूद, वो पैसा जो मार्केट में मौजूद था, अब वो लोग बैंक में जमा करवाना शुरू कर देंगे। तो जब वो बैंक में जमा करवाएंगे तो ऑब्वियसली मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगी और इसकी वजह से इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगी। ये एक सारा सिनेरियो था। अगर हम बात करें एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी वाली साइड, तो ये सारा कुछ रिवर्स हो जाएगा। अगर मार्केट में सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट चाहती है कि इन्फ्लेशन हो जाए तो वो डिस्काउंट रेट को कम कर देंगे। डिस्काउंट रेट को कम करने का मतलब है लोन सस्ता हो जाएगा, और इसी तरह इंटरेस्ट रेट बैंक कम कर देंगे, जिसका मतलब होगा कि डिपॉजिट होल्डर को डिस्करेज होगी कि बैंक में पैसा रखने से बहुत ज़्यादा पैसा या बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट या बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मार्कअप नहीं मिलता, तो वो वापस विड्रॉ कर लेंगे और मार्केट में मनी सप्लाई अगेन इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट्स में हम दो चीज़ों को डिस्कस करते हैं। एक है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो या स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स, और सेकंड है कैश रिजर्व रेशो। ये दोनों चीज़ें सेंट्रल बैंक की तरफ से इन्फोर्स की जाती हैं तमाम कमर्शियल बैंक्स को कि वो इसको मेंटेन करें। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने गोल्ड स्मिथ की एक एग्जांपल ली थी, जिसमें गोल्ड स्मिथ ने कुछ ऑब्जर्वेशंस दी थी। एक ऑब्जर्वेशन ये थी कि सब लोग अपना गोल्ड वापस लेने नहीं आते। अगर वो आते हैं तो वो वैल्यू डिमांड करते हैं, सेम पीस ऑफ गोल्ड डिमांड नहीं करते। और तीसरा कि अगर सब लोग आ भी जाएं तो सारे का सारा गोल्ड डिमांड नहीं करते। इसी बेस पे बैंकिंग भी मैंने आपको बताया था कि लेट डाउन करती है इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। तो बट देयर आर सर्टेन चांसेस कि ये ऑब्जर्वेशंस गलत भी हो सकती हैं। अगर मार्केट में ये र्यूमर फैल जाए, एक ये अफवाह फैल जाए कि गोल्ड स्मिथ ने सारे का सारा गोल्ड अपने ज़ाती बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया है, तो अब हर कोई कोशिश करेगा कि मेरा गोल्ड मुझे वापस मिल जाए। तो ऐसे सिनेरियो में हर बंदा अपना सारे का सारा गोल्ड डिमांड करना शुरू कर देगा और सारे के सारे लोग ही चले जाएंगे। सो वो सारी जो ऑब्जर्वेशंस थी वो गलत हो जाएंगी और वो सारा सिस्टम फ्लॉप हो जाएगा। इसी सिस्टम की बेस पे क्योंकि बैंकिंग काम कर रही है, तो सेंट्रल बैंक इस चीज़ को देखता है, सुपरवाइज करता है कि सारे का सारा पैसा जो डिपॉजिट होल्डर्स का है, बैंक उसको इन्वेस्ट ना कर दे प्रॉफिट के लालच में, कि जब लोग अपना पैसा वापस लेने आए तो बैंक के पास पैसा ही मौजूद ना हो। ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए दो किस्म के ये रिजर्व जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी और CRR कैश रिजर्व रेशो, सेंट्रल बैंक इन्फोर्स करता है कि तमाम कमर्शियल बैंक्स ये मेंटेन करेंगे। अब ये दोनों चीज़ें क्या हैं? द फर्स्ट वन जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिजर्व्स या रिक्वायरमेंट्स या रेशो है, इसके अंदर तमाम लिक्विड सिक्योरिटीज आती हैं। लिक्विड सिक्योरिटीज या लिक्विड एसेट्स, जैसा कि गोल्ड, जैसा कि कैश। मतलब लिक्विड एसेट्स वो होते हैं जो इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, जो कैश तो नहीं है बट इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। सो SLR में बैंक को कहा जाता है कि आप ऐसे एसेट्स अपने पास मौजूद रखेंगे जो अगर कैश नहीं है तो इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। सिमिलरली बैंक जो है
SLR के अगेंस्ट ये सारे एसेट्स अपने पास मौजूद रखता है एक सर्टेन परसेंटेज में, और ये परसेंटेज सेंट्रल बैंक बताता है और टाइम टू टाइम रिवाइज करता रहता है। और कैश रिजर्व रेशो की अगर हम बात करें, दिस इज टिपिकल कैश, दैट मीन्स कि जितना भी डिपॉजिट आया है उसकी एक सर्टेन परसेंटेज बैंक को हर हालत में कैश के तौर पे अपने पास मेंटेन करनी है। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि SLR स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट पूरी सेंट्रल बैंक कहता है कि 20% होगी, और उसमें CRR जो टिपिकल कैश है वो 5% होगा। तो इसका मतलब क्या है कि हर सेंट्रल बैंक ने 20% अपने पास ऐसे एसेट्स रखने हैं जो या तो कैश हैं या कैश इक्विवेलेंट हैं या बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, और उसमें से 20% में से 5% प्योरली कैश होगा और बाकी 15% कैश या कैश के इक्विवेलेंट हो सकती है। अब अगर किसी बैंक के पास 1 लाख रुपए का डिपॉजिट आया है तो उस 1 लाख के अगेंस्ट बैंक को 5,000 रुपए कैश मेंटेन करना है और 15,000 के इक्विवेलेंट कोई ऐसा एसेट रखना है जो कैश में जल्दी से कन्वर्ट हो सकता है, और बाकी का जो 80,000 है बैंक उसको लेंड कर सकता है, बैंक उसको आगे फर्दर इन्वेस्ट कर सकता है। अब मैं मॉनेटरी पॉलिसी को इससे रिलेट करूंगा कि अगर मार्केट में इन्फ्लेशन हो गई है, मार्केट में पैसा ज्यादा हो गया है, मनी सप्लाई ज्यादा हो गई है, तो सेंट्रल बैंक ये रेशो को बढ़ा देता है। अब अगर सेम एग्जांपल से हम बात करते हैं कि वो 20% से बढ़ा के 30% कर दिया जाता है, तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि पहले जो बैंक 80,000 लैंडिंग कर सकता था अब वो 70,000 लैंडिंग कर सकता है, बिकॉज 30% या 30,000 सिक्योरिटी या रिजर्व्स के तौर पे मेंटेन करना है। सो जैसे जैसे मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा होती है, सेंट्रल बैंक उसको कंट्रोल करने के लिए ये रेशो, परसेंटेज, रिक्वायरमेंट्स इनको टफ कर देता है, इंक्रीज कर देता है। एंड वाइस वर्सा कि अगर मार्केट के अंदर डिफ्लेशन है तो सेंट्रल बैंक इन रिजर्व्स को, इन रेशोज को रिलैक्स कर देता है, जिसका नतीजा यह निकलता है कि बैंक को रिजर्व्स कम मेंटेन करने पड़ते हैं और लैंडिंग की कैपेसिटी बढ़ जाती है। सो जब लैंडिंग ज्यादा होगी तो मार्केट में मनी सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी और डिफ्लेशन कैटर हो जाएगी। देन स्पेशल डिपॉजिट्स, ये कुछ एडिशनल डिपॉजिट्स हैं कि अगर सेंट्रल बैंक ने तमाम टूल्स को यूज कर लिया, जैसा कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस के तौर से भी, उसके अलावा बैंक रेट से भी, रिक्वायरमेंट्स रिजर्व्स के तौर से भी, लेकिन फिर भी इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो रही, तो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स के ऊपर एक सर्टन स्पेशल डिपॉजिट भी इम्प्लीमेंट कर सकता है कि 30% या 20% तो आपने स्टैट्यूटरी रिजर्व्स रिक्वायरमेंट के तौर पे रखवाना ही है, उसके अलावा 10% आप स्पेशल डिपॉजिट के तौर पे भी रखवाएंगे। सो एक्चुअली इसका पर्पस कमर्शियल बैंक की लैंडिंग कैपेसिटी को कम करना है। लैंडिंग कैपेसिटी कम होगी तो मार्केट में मनी सप्लाई ऑब्वियसली कम हो जाएगी, जिसको हम रिलेट करेंगे कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी के साथ। हम आते हैं जी क्वालिटेटिव टूल्स की तरफ। क्वालिटेटिव टूल्स में सबसे पहले है क्रेडिट राशनिंग। राशन का वर्ड आपने अक्सर मूवीज में भी सुना होगा। राशन का मतलब है कि आपने एक सर्टेन लिमिट प्लेस कर दी है टूवर्ड्स वन पर्सन और टूवर्ड्स वन फैमिली एंड नंबर ऑफ members of the family. So credit rationing is the limit by lenders of the supply of additional credit to borrowers who demand funds even if the latter are willing to pay higher interest rate. So that means कि लिमिट कर दिया, ब्लॉक कर दिया, एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि एक लेंडर जैसा कि बैंक एक सर्टन अमाउंट से ज्यादा एक बोरोवर को लेंड नहीं करेगा, चाहे वो इंटरेस्ट रेट देने पे भी तैयार है, लेकिन आप एक सर्टन अमाउंट से ज्यादा एक बोरोवर को नहीं दे सकते। जैसा कि राशन लगा दिया जाता है कि एक कस्टमर को, एक इंडिविजुअल को कमर्शियल बैंक 10 लाख रुपए से ज्यादा नहीं देगा। सो इसका मतलब है क्रेडिट राशनिंग कर दी गई। सो जब क्रेडिट राशनिंग कर दी जाती है तो इसका मतलब है बोरोवर एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा नहीं ले सकता, जिसका मतलब है मार्केट में मनी सप्लाई कम करने की कोशिश की जा रही है। One is credit ceiling. In basic terms, since there are a large number of factors depending upon the situation,
A credit ceiling is the maximum amount that a person, company or entity can borrow. राशनिंग में था लेंडर को लिमिट कर दिया गया एक सर्टेन परसेंटेज से ज़्यादा अमाउंट नहीं देनी. यहाँ पे बात हो रही है सीलिंग पे कि एक बोरोवर एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा नहीं ले सकता किसी भी बैंक से. पहले थी कि एक लेंडर एक बैंक एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा बोरोवर को नहीं देगा और वो बोरो किसी मुख्तलिफ बैंकों से ले लेता था. यहाँ पे है कि एक बोरोवर किसी भी बैंक से किसी भी लेंडर से एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा नहीं ले सकता. सो क्रेडिट सीलिंग का पर्पस भी यही है कि एक सर्टेन अपसाइड लिमिट लगा दी गई. इससे ज़्यादा पैसा क्योंकि बोरोवर नहीं ले सकता तो मनी सप्लाई भी कम करने की कोशिश की जा रही है. मॉरल परसुएशन, मॉरल एथिकल चीज़ें हैं ये. इसका एक मीटिंग कंडक्ट करवाई जा सकती है. सेंट्रल बैंक तमाम कमर्शियल बैंक्स को कन्विंस कर सकता है कि आप मुल्क के फेवर में काम करें, बिकॉज कमर्शियल बैंक्स आर प्राइवेट एंटिटीज एंड दे आर मेड टू अर्न प्रॉफिट. लेकिन उनको मॉरली ये परसुएट किया जाता है कि आप सेंट्रल बैंक के साथ मिल के, गवर्नमेंट के साथ मिल के सारों की वेलफेयर के लिए काम करें, क्योंकि अगर मुल्क में इन्फ्लेशन होगी, चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएंगी तो लोगों की बाइंग पावर कम हो जाएगी, जिसका नुकसान होगा लोगों को. सो ऐसा सारा डायरेक्टिव्स देना या ऐसी सारी कन्विंसिंग मीटिंग्स करना, परसुएड करना कि एक सर्टन लिमिट से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें, एक सर्टन लिमिट से ज़्यादा लेंडिंग ना करें या वाइस वर्सा, इसको हम कहते हैं मॉरल परसुएशन. फिर इसी तरीके से एडवर्टीजमेंट्स होती हैं कि क्वांटिटेटिवली तो बातें नहीं की जा रही, लेकिन एडवर्टीजमेंट के थ्रू लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि मार्केट की सिचुएशन क्या है, इकोनॉमी की सिचुएशन क्या है, किस तरीके से इम्पैक्ट आते हैं इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के, ताकि लोग खुद से अवेयर हों और एज अ होल, एज अ नेशन काम करके मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर करने की कोशिश करें. फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि मार्केट के अंदर डॉलर रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है. एक डॉलर लेट्स टेक एन एग्जांपल के 160 रुपये का हो गया है, उसके इक्विवेलेंस का हो गया. तो एडवर्टाइजमेंट ये दी जा सकती है कि आप लग्जरी प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट ना करें, ऐसी प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट ना करें जिसकी वजह से हमारा डॉलर का आउटफ्लो हो और उस आउटफ्लो की वजह से मुल्क के अंदर डॉलर की जो वर्थ है वो ज़्यादा हो रही है और हमारी करेंसी की वर्थ कम हो रही है. सो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू लोगों को अवेयर किया जा सकता है. सिमिलरली यही काम मॉनेटरी पॉलिसी में भी किया जा सकता है कि अगर मुल्क में इन्फ्लेशन हो रही है तो लोगों को एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, मुख्तलिफ पब्लिक मैसेजेस के थ्रू अवेयर किया जाता है कि इन्फ्लेशन को काउंटर किया जा सके. देन द लास्ट वन इज डायरेक्ट एक्शन, कि सेंट्रल बैंक ने कुछ डायरेक्टिव्स दिए, सेंट्रल बैंक ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी और कोई भी कमर्शियल बैंक अगर उसको फॉलो नहीं करता तो सेंट्रल बैंक उस पर डायरेक्टली एक्ट कर सकता है, पीनलाइज कर सकता है. बहुत सारी फैसिलिटीज़ जिसमें रीडिस्काउंटिंग है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ जिसमें लोन देना है कमर्शियल बैंक को, बहुत सारे मामलात में फैसिलिटेट करना है. सो डायरेक्ट एक्शन के थ्रू सेंट्रल बैंक उस कमर्शियल बैंक को जो कि इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर रहा, उसको तमाम के तमाम फैसिलिटीज़ देने से इनकार कर सकता है. इसको हम डायरेक्ट एक्शन कहते हैं. तो ये कुछ चीज़ें लिखी हैं जी. इट मे रिफ्यूज डिस्काउंटिंग फैसिलिटीज़ टू दोज बैंक्स हु आर नॉट फॉलोइंग इट्स डायरेक्शंस. इट मे चेंज रेट्स ओवर एंड अबव द बैंक रेट. सो हो सकता है कि तमाम बैंकों को डिस्काउंट रेट 12% पे दिया जा रहा है, लेकिन वो बैंक जो सेंट्रल बैंक की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करता उसको 15% पे लोन दिया जाए. और एनी अदर स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन ऑन द डिफॉल्टर इंस्टीट्यूशन, यानी कि वो बैंक जो स्टेट बैंक की या सेंट्रल बैंक की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करता उसको हम डिफॉल्टर के तौर पे मुख्तलिफ पेनल्टी आइटम्स या मुख्तलिफ तरीक़ों से डील कर सकते हैं. सो अगर इन सब बातों को हम कंक्लूड करें तो हम ये कह सकते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, और इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन होती है क्योंकि मनी सप्लाई की वजह से, सो मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए बनाई जाती है. इसके डिफरेंट टूल्स हैं, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव. और इन्फ्लेशन के बहुत सारे इम्पैक्ट्स आते हैं इकोनॉमी पे और सिमिलरली डिफ्लेशन के. इन्फ्लेशन एक सर्टेन परसेंटेज तक, एक माइल्ड इन्फ्लेशन अच्छी होती है और ज़रूरी है इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन इज़ नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी. सिमिलरली डिफ्लेशन इज़ ऑल्सो नॉट गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी. आप इस तमाम लेक्चर को बुक में पढ़िएगा. जो चीज़ नहीं समझ आएगी लेट मी नो, वी विल डिस्कस इट
and inshallah in the next lecture we'll be discussing the next topic of scheme of studies. Jazakallah.